एक देश जिसकी पॉपुलेशन सिर्फ 8.4 करोड़ है, मतलब इंडिया के सिर्फ यूपी से थोड़ा ही ज़्यादा बड़ा। लेकिन इसका इकोनॉमिक आउटपुट इतना बड़ा है कि अगर ये देश अकेला होता तो दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकॉनमी होता, अमेरिका और चाइना के बाद, सीधा जापान के आगे। ये देश का नाम है जर्मनी। 2026 में जर्मनी का जीडीपी लगभग 5.33 ट्रिलियन डॉलर्स है, जो इसे यूरोप की सबसे बड़ी इकॉनमी और दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकॉनमी यहाँ पे बनाता है। लेकिन यही स्टोरी का ट्विस्ट भी है। जिस वक्त हम लोग ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, जर्मनी की सबसे फेमस कंपनी फोक्सवैगन अपने 87 साल की हिस्ट्री में पहली बार प्लांट्स बंद करने की सोच रही है। फोक्सवैगन 1 लाख जॉब कट्स करने और जर्मनी में 4 प्लांट्स बंद करने के विचार कर रही है। वजह है चाइनीज ईवी से कंपटीशन, वीक यूरोपियन डिमांड और यूएस टैरिफ्स। तो सवाल यहाँ पे यह आता है कि क्या यूरोप का ये इकोनॉमिक इंजन सच में रुक रहा है, या ये सिर्फ एक बड़ा देश अपने आप को री इन्वेंट कर रहा है, जैसे उसने पहले भी कई बार करा है। आज हम समझेंगे जर्मनी इतना पावरफुल कैसे बना, उसका सीक्रेट फार्मूला क्या है और वो फार्मूला अब क्यों क्रैक हो रहा है। वीडियो के एंड तक आपको पता चलेगा कि इसका कनेक्शन इंडिया से भी है, और वो भी सीधा आपकी जॉब मार्केट से। चलिए स्टोरी को यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। चलिए पहले नंबर समझ लेते हैं, क्योंकि बिना स्केल समझे क्राइसिस भी समझ नहीं आएगा। 2026 में जर्मनी 5.4 ट्रिलियन डॉलर्स प्रोजेक्टेड जीडीपी के साथ यूरोप की इकॉनमी लीड करता है। यूके 4.3 ट्रिलियन डॉलर्स और फ्रांस 3.6 ट्रिलियन डॉलर्स दूसरे और तीसरे नंबर पर है। मतलब जर्मनी अकेला यूके से भी बड़ा है और फ्रांस से तो काफ़ी आगे निकल चुका है। अब ये सिर्फ साइज की बात नहीं है। जर्मनी 2025 में यूरोजोन इकॉनमी का 23.7% हिस्सा था। मतलब हर चौथा यूरो में से एक यूरो सीधा जर्मनी आता है। ये एक तरह का इकोनॉमिक ग्रेविटी है। जब जर्मनी स्नीज करता है तो पूरा यूरोजोन यहाँ पे कोल्ड पकड़ लेता है। और ये सिर्फ डोमेस्टिक कंजम्पशन का गेम नहीं है। जर्मनी दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा एक्सपोर्टर भी है, और एक्सपोर्ट जर्मनी के नेशनल आउटपुट का 1/3 से ज़्यादा हिस्सा बनाते हैं। हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्ट ही रिसेंट ईयर्स में जर्मनी की ग्रोथ का मेन ड्राइवर रहा है। इसको अगर हम सिंपल लैंग्वेज में समझें, जर्मनी सिर्फ अपने लिए नहीं बनाता, ये पूरी दुनिया के लिए बनाता है। मशीन्स, कार्स, केमिकल्स, फार्मास्यूटिकल्स, ये सब मेड इन जर्मनी लेबल के साथ दुनिया भर में जाते हैं। लेकिन यहाँ एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है जो लोग भूल जाते हैं। जर्मनी हमेशा इतना स्ट्रांग नहीं था। इनफैक्ट 2000s के अर्ली ईयर्स में इसको एक बहुत ही इंसल्टिंग नाम दिया गया था। 1990s के लेट और 2000 के अर्ली ईयर्स में जर्मनी को एक सिक मैन ऑफ यूरोप बुलाया जाता था। सोचिए, जो देश आज यूरोप का पावर हाउस है, वही देश 25 साल पहले इकोनॉमिस्ट सर्कल में एक जोक था। क्या हुआ था उस टाइम? ईस्ट और वेस्ट जर्मनी के रीयूनिफिकेशन का कॉस्ट, रिजिड लेबर लॉज और यहाँ पे हाई अनएम्प्लॉयमेंट ने इकॉनमी को जकड़ लिया था। 1990s में जर्मन लॉ मार्केट सीरियसली डिटोरिएट हुए थे। स्पेशली ईस्ट जर्मनी में स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट तेजी से बढ़ा और 2005 तक अनएम्प्लॉयमेंट 5 मिलियन लोगों तक पहुंच गया था। अब यहां से शुरू होती है जर्मनी की असली कमबैक स्टोरी। 2003 में चांसलर जेरहार्ड शॉर्डर ने एक बोल्ड और पॉलिटिकली रिस्की मूव लिया। हार्ड रिफॉर्म के नाम से जाने जाने वाला ये लेबर मार्केट रिफॉर्म पैकेज लॉन्च किया गया, जिसका गोल था एम्प्लॉयमेंट को फ्लेक्सिबल बनाना और अनएम्प्लॉयड लोगों को जॉब मार्केट में वापस अट्रैक्ट करना। अब ये रिफॉर्म कंट्रोवर्शियल जरूर थे। क्रिटिक्स कहते हैं कि इन्होंने लाखों लोगों को इनसिक्योर, लो वेज जॉब्स में धकेल दिया। लेकिन रिजल्ट ये हुआ कि जर्मन अनएम्प्लॉयमेंट 2005 के 5 मिलियन से गिरकर 2008 में 3 मिलियन तक आ गया और 2010 तक अनएम्प्लॉयमेंट रेट 7.7% तक यहाँ पे ड्रॉप हो गया। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इकोनॉमिस्ट में आज भी डिबेट चलती है कि इसका क्रेडिट किसको जाता है। कुछ रिसर्चर्स का कहना है कि इन रिफॉर्म का एक्चुअल इकोनॉमिक इम्पैक्ट मॉडेस्ट था। जो हैवी लिफ्टिंग हुई वो जर्मन बिजनेसेस, ट्रेड यूनियंस और ग्लोबल इकोनॉमिक बूम ने की। पर जो भी वजह हो, जर्मन सिक मैन से यहाँ पे इकोनॉमिक सुपरस्टार बन चुका था। और इस कमबैक के पीछे एक और सीक्रेट इंग्रेडिएंट था, जो शायद दुनिया के सबसे अंडररेटेड बिजनेस मॉडल में से एक है। बट फिलहाल इस वीडियो में आप लोग सोचें, जब भी आप लोग जर्मनी के बारे में सोचते हैं, आपके दिमाग में क्या आता है? मोस्ट पीपल वुड से यहाँ पे हमारे दिमाग में आती है बड़ी कंपनी जैसे फोक्सवैगन, BMW, सीमन जैसे जायंट नाम आते हैं दिमाग में। लेकिन जर्मनी की असली ताकत इन जायंट्स में नहीं है। ये लाइन सुन के आप लोग भी हैरान हुए होंगे, बट एक छोटा सा हिस्टोरिकल फैक्ट सुनिए। मेड इन जर्मनी लेबल जो आज क्वालिटी का सिंबल है, ये लेबल पहली बार 1887 में इंट्रोड्यूस हुआ था। लेकिन जर्मनी ने नहीं, ये ब्रिटेन ने किया था। पर्पस था जर्मन प्रोडक्ट्स को इंफीरियर मार्क करना,
ताकि कंज्यूमर उन्हें ब्रिटिश प्रोडक्ट से कंफ्यूज ना कर पाए। आज वही लेबल एक बैज ऑफ ऑनर है। ये ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हुआ? इसका जवाब है मिडिल स्टैंड। मिडिल स्टैंड मतलब जर्मनी के स्मॉल और मीडियम साइज एंटरप्राइजेस का नेटवर्क। ये लगभग 3.5 मिलियन एसएमईज हैं जो जर्मनी के नेशनल वर्कफोर्स का 60% से ज़्यादा एम्प्लॉय करते हैं और सालाना 2.3 ट्रिलियन यूरो से ज़्यादा रेवेन्यू यहाँ पे जनरेट करते हैं। इन कंपनीज में से कई हिडन चैंपियंस कहलाती हैं। ये टर्म मैनेजमेंट एक्सपर्ट हरमन सिमन ने बनाया है, जो उन्हें डिस्क्राइब करते हैं जो अपने हाईली स्पेशलाइज्ड नीश मार्केट्स में ग्लोबली नंबर 1 या नंबर 2 रैंक करते हैं। अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी आपको देंगे। सुस्पा GmbH नाम की एक कंपनी है जिसने सिर्फ लगभग 1900 एम्प्लॉयज़ हैं। ये कंपनी दुनिया में वॉशिंग मशीन डैम्पर्स और एडजस्टेबल हाइड्रोलिक डैम्पर्स की वर्ल्ड मार्केट लीडर है। आपने कभी इसका नाम भी नहीं सुना होगा, लेकिन दुनिया भर की वॉशिंग मशीन्स इनके पार्ट लगाती हैं आज की डेट में भी। एंड यही है जर्मनी का रियल फॉर्मूला। हजारों ऐसी इनविजिबल कंपनीज जो अपने नीश में दुनिया की बेस्ट है, कोई हेडलाइंस नहीं बनाती, लेकिन एक्सपोर्ट रेवेन्यू का पहाड़ यहाँ पे खड़ा करती हैं। और ये मिडिल स्टैंड मॉडल इतना स्ट्रांग है कि जर्मन इंडस्ट्रियलाइजेशन और ग्लोबल इकोनॉमिक पावर की राइज एक्चुअली मिडिल स्टैंड की ही राइज की कहानी है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ऑटोमोटिव और केमिकल्स जैसे सेक्टर्स में ये कंपनीज कॉन्सेंट्रेट करती हैं। अब यहाँ से वीडियो का एक इंटरेस्टिंग मोड आता है, क्योंकि जो ऑटोमोटिव सेक्टर जर्मनी की सबसे बड़ी प्राइड थी, वही अब सबसे बड़ी हेडेक यहाँ पे बन गई है जर्मनी की। ऑटोमोटिव ये सिर्फ एक इंडस्ट्री नहीं है, ये जर्मनी की नेशनल आइडेंटिटी का हिस्सा है। लेकिन 2025 और 26 में यही आइडेंटिटी यहाँ पे क्रैक हो रही है। फोक्सवैगन ने 2030 तक जर्मनी में 50,000 जॉब कट्स का प्लान अनाउंस किया, 2025 के एनुअल ऑपरेटिंग प्रॉफिट में शार्प डिक्लाइन रिपोर्ट करने के बाद। बट ये तो खाली शुरुआत थी। बाद में रिपोर्ट्स आई कि फोक्सवैगन 1 लाख जॉब कट करने और जर्मनी में यहाँ पे 4 प्लांट्स बंद करने को कंसिडर कर रहा है। चाइना के ईवी ऑनस्लॉट्स, सॉफ्ट यूरोपियन डिमांड्स और यूएस की टैरिफ की वजह से फोक्सवैगन का 2025 में ग्लोबली 6,67,164 एम्प्लॉयज़ थे, जिसमें से लगभग 43% जर्मनी में बेस्ड थे। ये सिर्फ फोक्सवैगन की कहानी नहीं है। ऑडी ने अनाउंस किया कि वो 2029 तक जर्मनी में 7,500 जॉब कट करेगा, कंपनी के ग्लोबल वर्कफोर्स का लगभग 8%। बॉश दुनिया का सबसे बड़ा कार पार्ट सप्लायर, इन्होंने भी यहाँ पे बोला कि 10,000 तक जर्मन जॉब जो है वो रिस्क में है, वीक डिमांड और स्ट्रॉन्ग चाइनीज कंपटीशन की वजह से। बट इसकी वजह क्या है? सिंपल, चाइना अब सिर्फ बायर नहीं रहा, कॉम्पिटिटर बन गया है यहाँ पे जर्मनी का। चाइनीज ईवी मार्केट्स की एजिलिटी, जियोपॉलिटिकल टैरिफ्स, हाई डोमेस्टिक कॉस्ट और स्लोअर देन एक्सपेक्टेड ईवी ट्रांजिशन, इन सब ने मिलकर जर्मनी ऑटो इंडस्ट्री को डेकेड्स की सबसे सीवियर क्राइसिस में धकेल दिया है। और ट्रेड वॉर भी मदद नहीं कर रही। यूएस टैरिफ ईयू ऑटोमोटिव एक्सपोर्ट्स के 67 बिलियन यूरोस तक को इफेक्ट कर रहे हैं, जिसमें से मेजॉरिटी जर्मनी से आते हैं। आईजी मेटल जैसी पावरफुल यूनियन प्लांट क्लोजर्स का रेजिस्ट कर रही हैं, लेकिन नंबर्स क्लियर है, जो इंडस्ट्री कभी जर्मनी की अनस्टॉपेबल स्ट्रेंथ थी, वो अब उसकी सबसे बड़ी वल्नरेबिलिटी यहाँ पे बन चुकी है। लेकिन ऑटो क्राइसिस सिर्फ कंपटीशन की वजह से नहीं है, इसके पीछे एक और बड़ा फैक्टर है, एंड वो फैक्टर है एनर्जी। एनर्जी के बारे में हम सब लोग जानते हैं कितनी उसकी रिक्वायरमेंट है, बट 2022 में रशिया यूक्रेन वॉर शुरू हुआ और जर्मनी ने एक मैसिव गैम्बल खेला। फाइनली वो हार गया। डेकेड्स तक जर्मनी की इंडस्ट्री चीप रशियन पाइपलाइन गैस पर चलती थी। जब वॉर शुरू हुई, नॉर्थ स्ट्रीम 1 पाइपलाइन से फ्लोज जुलाई में कम किए गए और अगस्त एंड तक इंडेफिनेटली बंद हो गए। रिजल्ट ये हुआ कि इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस लगभग ट्रिपल हो गए, 175% तक जंप, और नेचुरल गैस डिस्ट्रीब्यूशन प्राइसेस 3-fold से ज़्यादा यहाँ पे बढ़ गए। और टाइमिंग सबसे बुरा था। सेम टाइम पर जर्मनी ने एक और बड़ा डिसीजन लिया। जर्मनी ने अप्रैल 2023 में अपने लास्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट बंद किए, जो कि वर्स्ट एनर्जी क्राइसिस के बिल्कुल बीच में था। मतलब जर्मनी ने अपने दोनों सबसे चीप एनर्जी सोर्सेज एक साथ यहाँ पे खत्म कर दिए, एंड इसका रिजल्ट भी यहाँ पे जर्मनी को देखने को मिला। जर्मनी के पास अब यूरोप में सबसे ज़्यादा इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस है। नंबर्स देखिए, जर्मनी में इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट लगभग 0.25 यूरो पर किलोवाट है, जबकि यूएस में ये सिर्फ 0.08 यूरो है और चाइना में 0.10 यूरो। मतलब जर्मन कंपनीज अपने अमेरिकन कॉम्पिटिटर से 3 गुना ज़्यादा एनर्जी कॉस्ट पे कर रही हैं। इम्पैक्ट बहुत रियल है। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में 11.2% ईयर ओवर ईयर डिक्लाइन देखी गई
और VW जैसी कंपनी प्लांट इसलिए बंद कर रही है क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल जर्मनी में बनाना चाइना के मुकाबले 40% महंगा पड़ रहा है। इसका एक ह्यूमन मोमेंट भी है। जर्मन फाइनेंस मिनिस्टर ने खुद एक ब्लूमबर्ग कॉन्फ्रेंस में माना, वी आर नो लॉन्गर कॉम्पिटिटिव। एक देश जो डिकेज तक इकोनॉमिक इंजन था, उसका फाइनेंस मिनिस्टर पब्लिकली कह रहा है, ये कोई छोटी बात नहीं है। बट एक स्टडी के मुताबिक 15% जर्मन कंपनीज डिस्ट्रेस में है, मतलब उनके बैलेंस शीट यहाँ पे वीक है, जो यूरोप में सबसे हाईएस्ट डिस्ट्रेस रेट है आज के टाइम में। तो क्या जर्मनी का इंजन परमानेंटली रुक गया? यहाँ आता है ट्विस्ट, क्योंकि जर्मनी ने जैसे 2023 में हार्ड रिफॉर्म के थ्रू किया था, एक और बड़ा गैम्बल यहाँ पे खेला है। क्या है वो गैम्बल? मार्च 2025 में जर्मनी के नए चांसलर फ्रेडरिच मर्स की एक हिस्टोरिकल डिसीजन जो जर्मनी की इकोनॉमिक डायरेक्शन को हमेशा के लिए बदल देगा। जर्मनी ने अपने कॉन्स्टिट्यूशनल फिस्कल रूल, जिसे डेट ब्रेक कहते हैं, इसमें भी अमेंडमेंट अप्रूव किया। डिफेंस स्पेंडिंग जो जीडीपी का 1% से ज्यादा हो, अब किसी भी बोरिंग लिमिट के सब्जेक्ट में नहीं होगा। इसके साथ ही एक 500 बिलियन यूरो का एक्स्ट्रा बजटरी फंड क्रिएट किया गया एडिशनल इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग के लिए, जिसमें से 100 बिलियन यूरोस क्लाइमेट रिलेटेड इन्वेस्टमेंट्स के लिए रिजर्व्ड है। एंड ये कोई छोटा मूव नहीं है। डेकेड्स तक जर्मनी फिस्कल कंजर्वेटिज्म के लिए फेमस था। स्पेंडिंग कम थी, सेविंग ज्यादा। अब वो अपना सबसे बड़ा स्पेंडिंग बेट खेल रहा है पोस्ट वॉर हिस्ट्री में। जर्मनी ने ऑलरेडी 2026 के लिए 108.2 बिलियन यूरोज मिलिट्री स्पेंडिंग एलोकेट कर दिए हैं, जो यूके के 72 बिलियन यूरो और फ्रांस के 60 बिलियन यूरो डिफेंस बजट से काफ़ी ज़्यादा है। क्या ये काम करेगा? वेल, अभी बहुत जल्दी है कुछ भी कहना। अप्रैल 2026 में ही जर्मनी गवर्नमेंट ने अपना फुल ईयर ग्रोथ फोरकास्ट 1% से घटाकर सिर्फ 0.5% कर दिया, मिडल ईस्ट टेंशंस की वजह से, जो एनर्जी प्राइसेस को फिर से बढ़ा रहे हैं। लेकिन एक बात यहाँ पे बहुत क्लियर है, जर्मनी ने पहले भी खुद को रीइन्वेंट किया है, सिक मैन से सुपरस्टार, जो कहानी हमने आपको बताई। अब ये देखना है कि क्या वो एनर्जी क्राइसिस और चाइना कंपटीशन के अगेंस्ट भी वही कम बैक कर सकता है। वेल, यहाँ तक आप लोगों ने देखा जर्मनी यहाँ पे स्ट्रगल कर रहा है, बट याद होगा आपको इनिशियली ऑफ दिस वीडियो हम लोगों ने यहाँ पे बात करी थी, इसका इम्पैक्ट इंडिया को भी होगा। बट आप लोग यहाँ पे सोच रहे होंगे कि इसका इंडिया से क्या लेना देना? बहुत कुछ एक्चुअली में। जर्मनी को हर साल अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ मेंटेन करने के लिए 4 लाख फॉरेन वर्कर्स चाहिए होते हैं, और जर्मनी ने इंडिया को इस गैप को भरने के लिए की पार्टनर के रूप में देखा है। जर्मनी ने स्किल्ड वर्कर्स वीजा कोटा इंडियन नेशनल्स के लिए 20,000 से बढ़ाकर 90,000 पर ईयर कर दिया है। इंडिया जर्मनी माइग्रेशन और मोबिलिटी एग्रीमेंट के बाद ये सिर्फ पेपर की कमिटमेंट नहीं है। इंडियन प्रोफेशनल्स ऑलरेडी जर्मनी में मीडियन ग्रॉस मंथली वेज 5400 यूरोस कमा रहे हैं, जो ओवरऑल जर्मन मीडियन वेज से 41% ज़्यादा है। तो यहाँ पे आयरनी आप देखिए, जिस वक्त जर्मनी अपनी इंजीनियरिंग जॉब्स यहाँ पे कट कर रहा है, वहीं जर्मनी इंडिया से स्किल टैलेंट एक्टिवली इन्वाइट कर रहा है। ये बताता है कि क्राइसिस स्ट्रक्चरल है, कॉम्पिटिटिवनेस का नहीं। जर्मनी को टैलेंट चाहिए, सिर्फ सस्ती एनर्जी और चीप कार्स नहीं। तो फाइनल आंसर में आते हैं, क्या जर्मनी अभी भी यूरोप का इकोनॉमिक इंजन है? वेल, बिल्कुल। साइज के हिसाब से तो इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन ये इंजन पहले जैसा स्मूथली नहीं चल रहा। ये एक इंजन है जो अपने आप को रिपेयर कर रहा है, ऑन द मूव, $1 ट्रिलियन स्टेक्स के साथ। एंड यहाँ पे आप लोग भी बताइए, आप लोगों को क्या लगता है, क्या ये एक और कमबैक स्टोरी जो है वो जर्मनी लिखेगा, जिसके बारे में हम आगे कभी बात करेंगे, या यहाँ पे जो चीज़ें हैं ये ऐसी ही चलती रहेंगी? वेल, व्हाट आर योर थॉट्स, वो भी जानना हमारे लिए ज़रूरी है। एंड अगर आपको ये जियोपॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स की डीप डाइव पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट में बताएं अगला कौन सा देश एक्सप्लोर करना चाहिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल दैट टाइम, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, स्टे हेल्दी, स्टे वायर्ड।